वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टिल और आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये बात फील की है जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ? आइदर यू रन द डे और द डे रन्स यू, यानी कि या तो आप लोग अपने दिन को बढ़ाइए या फिर दिन जो है वो आप लोग को अपने हिसाब से दौड़ाएगा। यानी कि या तो आप लोग दिन को अपने हिसाब से जीना स्टार्ट कर दीजिए या फिर जो दिन है वो आप लोगों को अपने हिसाब से चलाएगा। आप लोग सुबह को उठे, आप लोगों ने एक शेड्यूल बना रखा था पहले ही शाम को सोने से पहले, तो सारी चीज आप लोगों को पैटर्न में नजर आएंगी। हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए। आप लोगों को मान लीजिए उठना था सुबह 4 बजे, आप 5 बजे उठ गए, ठीक है। 5 बजे उठने के बाद में आप लोगों ने अपना काम स्टार्ट किया, एक्सरसाइज स्टार्ट की, फिर चीजें आगे जैसे जैसे बढ़ती चलेगी आप लोगों का दिन चलता चला गया। आप लोगों को पता था ऑलरेडी दिमाग में कि हाँ यार ये दिन ना इस तरीके से मुझे लेकर चलना है। पर लेकिन सोचिए आप लोगों ने शाम को कोई भी प्लान नहीं बनाया और रैंडमली आप लोग सुबह को उठे, ठीक है। तो सुबह को उठ गए तो उठने के बाद में आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता है कि आप लोग क्या करने हैं। तो आप लोग क्या करेंगे? जो भी मन में आएगा वो करेंगे। पहले तो कुछ टाइम आप लोग अपना अच्छे खासा जो मॉर्निंग का शानदार टाइम है अपने मोबाइल में बिताएंगे कि हाँ यार थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं, किसी ने कोई मैसेज तो नहीं रखा है, कोई पोस्ट इधर उधर डाली होगी तो उस पर अपना कमेंट वगैरह लाइक वगैरह देखेंगे। इसके बाद में फिर आप लोग अपने दिन को थोड़ा सा स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, अपना आपको पुश करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग इस तरीके से अपने दिन को स्टार्ट कर रहे हैं तो देखिए स्टार्टिंग में ही आप लोगों को पुश करना पड़ रहा है, तो शाम तक आते आते आप लोगों की एनर्जी काफी ज्यादा डाउन हो जाती है। तो उस टाइम पर आप लोग जिंदगी को कैसे पुश करोगे जब स्टार्टिंग में ही इतना पुश करना पड़ रहा है? तो शाम को तो वैसे ही और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, पूरे दिन की थके थके चीजें रहती हैं। तो इसलिए कोशिश ये करो कि अपना जो मॉर्निंग का टाइम है उसको अच्छे से इंजॉय अगर आप लोग रियलिटी में करना चाहते हैं तो सोने से पहले अपना एक दिन पहले प्लान बना लीजिए और फिर उसको इंजॉय करना स्टार्ट कर दिए दिन को। फिर देखिए आप लोगों का जो दिन है वो कितना प्रोडक्टिव आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। और ये प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं, अगर जिंदगी में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे फिर अपनी लाइफ में आप लोग चेंज देखना। आप लोग इसको इतना प्यार करोगे, ये जो प्रोसेसर मैंने बताया, एक बार अगर आप लोगों ने इसको आदत बना लिया आप लोग अपने आप को 7वें आसमान पे पाओगे। आप लोगों को लगेगा जिंदगी कितनी शानदार है, कितने अच्छे से चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। पर लेकिन इसका अपोजिट भी उतना ही खतरनाक है। अगर आप लोगों ने इसको अपनी लाइफ का पार्ट नहीं बनाया, एंजॉय नहीं किया, तो फिर इतनी ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आप लोगों को होने वाली है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोलने वाला हूं यहाँ पर। इसी तरीके से आप लोग चीजों को अगर इस लेक्चर को भी एंजॉय करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से ही आप लोग को एंजॉय करना है ताकि एंड तक इसको और ज्यादा एंजॉय कर सको। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है। क्वेश्चन की फॉर्म में हम लोग ये जानेंगे, ये चीज आज हम लोग को डिस्कस करनी है। इसके अलावा भी बहुत कुछ मिलेगा लेक्चर में, तो टकटकी लगाकर आप लोग को ये लेक्चर देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अच्छा ये बताइए, इलेक्शन में वोट डाली है जो रिसेंटली अभी इलेक्शन हुए थे 2019 में, किस किस ने वोट डाली है? ये नहीं पूछेगा किस किस को वोट डाली है बस ये बता दीजिए वोट किसको किसने डाली है, ठीक है। अभी हमारी कंट्री में ये जनरल इलेक्शन 2019 का एक एटलस तैयार किया गया है। एटलस मतलब एक तरीके से उसके बारे में बातें हैं इसमें कई सारी कि क्या क्या चीजें देखने को मिली है। तो आप लोगों को ये बताना है ये जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है ये किसके द्वारा तैयार किया गया है, ये है क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट ये बताना है कि जो जनरल इलेक्शन 2019 में हमारी कंट्री में हुए थे, जनरल इलेक्शन मतलब हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे जिसमें हम लोग अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको हिंदी में सांसद बोलते हैं, वो चुने थे हम लोगों ने, ठीक है, संसद के सांसद। तो यहां पर आप लोगों को ये बताना है कि ये कौन से नंबर के जनरल इलेक्शन थे। और ये आज तक की हिस्ट्री अगर आप लोग दुनिया की उठाकर देखोगे तो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है ये, यानी कि इतने सारे लोगों ने दुनिया में कभी भी वोट नहीं डाला। चाइना के बारे में बात करो तो चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी रूल करती है। वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारी है, तो ये एक बात याद रखेगा। ऐसे क्वेश्चन जैसे ये वाला कोई स्टेटमेंट है आप लोगों से यूपीएससी बड़ी जल्दी ऐसे स्टेटमेंट देती है, फिर स्टेट पीसीएस में आप लोगों को मिल जाएगा। 23 राज्य और यूनियन टेरिटरी जो है टोटल मिलाकर जो वोट ऑफ परसेंटेज रही है वो यहां पर मेल की परसेंटेज जो रही है वो फीमेल से। आप लोगों को ये बताना है कि ज्यादा रही है या फिर कम रही है, यानी कि जो मेल ने वोट डाली है और जो फीमेल ने वोट डाली है उसमें किसने ज्यादा वोट डाली है, यानी कि उसमें यहां पर जो पुरुष है उसने ज्यादा वोट डाली है या फिर महिला ने ज्यादा वोट डाली है। 23 स्टेट और जो यूटीज हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात की जा रही है, मतलब आप लोगों को मोर और लेस बताना है। यहां पर क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा ये बेसिकली रिलीज किया गया है डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस इन इंडिया, यानी कि हमारी कंट्री में कहां कहां लैंड डिग्रेड हो रही है, यानी कि लैंड जो है वो खेती करने लायक नहीं बच रही है, कहां कहां पर जो मरुस्थलीकरण हो रहा है जमीन का, उसके बारे में आप लोगों को बताना है कौन से मंत्रालय के द्वारा ये अभी जो रिपोर्ट है ये जारी की गई है। आगे बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा अभी यहां पर ये डिलीवर किया गया एक की नोट एड्रेस, वो नहीं कहते जैसे कि आप लोग को बोले कोई चीफ गेस्ट बनाकर तो आप लोग वहां पर उसको एड्रेस करो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक यहां पर विवा करके ये टेक एक पर्टिकुलर आप लोग यहां पर
ये बेसिकली एक स्टार्टअप टाइप में चीजों को, डिजिटल चीजों को एक जगह लाने की कोशिश की जाती है। मान लीजिए कोई इस पर्टिकुलर एरिया में काम करने से होता है ना, आप लोगों को पेड़ लगाने हैं या किसी को पढ़ाना है, तो सारे लोग जैसे कि पेड़ बेचने वाले लोग, हम लगाने वाले लोग, उसको पानी देने वाले लोग, ठीक है, उसको प्रचार करने वाले लोग कि हाँ यार पेड़ लगाने, तो सब एक जगह इकट्ठे हो जाए और फिर पेड़ लगाने की मुहिम चलाएं, ठीक है। तो उस तरीके से ये एक तरीका यहाँ पर सब इकट्ठे होते हैं। तो इस तरीके से इसके बारे में बात करेंगे क्या है। तो ये कौन से नंबर का एडिशन है जो अभी यहाँ पर देखने को मिला। अगर वीवा टेक के बारे में बात करें, ये लार्जेस्ट डिजिटल और यहाँ पर इसी के साथ में स्टार्टअप इवेंट है, यानी कि एक तरीके से डिजिटल फॉर्म में और स्टार्टअप फॉर्म में यहाँ पर एक सपोर्ट करने वाला लार्जेस्ट एक आप लोग प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, जो कि यूरोप में देखने को मिलता है हर साल पेरिस फ्रांस के अंदर में। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कब स्टार्ट हुआ था, अगर ये पता चल गया तो ये पता चल जाएगा कौन से नंबर का एडिशन है। तो दोनों मिले जुले क्वेश्चन है, ठीक है, जानेंगे डिटेल में इसको जब लेक्चर डिस्कस करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा अभी लॉन्च किया गया कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स, यानी कि जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों के लिए कुछ एक छोटा सा क्रैश कोर्स लॉन्च कर दूं जिसमें आप लोगों को बोलूं कि हाँ मुझे ना ये चीजें आप लोग कवर करानी है जल्दी जल्दी, यानी कि एक तरीके क्रैश कोर्स का मतलब है जल्दी जल्दी चीजें निपटाने का, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोविड-19 के जो फ्रंट लाइनर वर्कर हैं उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है। यहाँ पर ये जो बेसिकली आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, ये ऐसे नहीं कि कोई एक तो अगर डॉक्टर बनना है उसको तो प्रॉपर डिग्री लेनी पड़ेगी, पर लेकिन किसी की हेल्प करनी है, दवाई कैसे लेनी है उसको ये बताना है, ठीक है, एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम जिसको आप लोग बोलते हैं। तो ये यहां पर अभी देखने को मिला। तो किसके अंडर ये प्रोग्राम सामने निकल कर आया ये आप लोग को बताना है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी के द्वारा अभी रिकमेंड किया गया ऑस्ट्रेलिया का एक पर्टिकुलर रीजन कि इसको इंडेंजर्ड की लिस्ट में डाल दो। तो इसको इंडेंजर्ड की लिस्ट में डाला जाए वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। इससे क्या होगा, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मुहिम चलेगी, वो लोग इसके बारे में बातें करेंगे और ये जो बर्बादी हो रही है चीजें वो हम लोग ठीक कर पाएंगे। तो ये क्या है, कौन सा एरिया है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ऑस्ट्रेलिया का। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको पीडीएस आप लोग बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ये इंडियन फूड सिक्योरिटी सिस्टम है हमारी कंट्री में, जो कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। और अगर मिनिस्ट्री आप लोगों को पता है तो उसके मिनिस्टर भी लिख दिया करो। देखिए जब मिनिस्ट्री की बात आती है ना, बिना बोले ही मिनिस्टर लिख दिया करो उसके, ठीक है, याद हो जाएंगे आप लोगों को। छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, कहते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है। आगे चलते हैं। डीलिमिटेशन कमीशन ये अपॉइंट किया जाता है हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अभी ये अपॉइंट जो किया जाता है हमारी कंट्री में, अभी अपॉइंट किया गया यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया के लिए। तो डीलिमिटेशन कमीशन होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्या काम करता है, तो ये तो आप लोगों को बताऊंगा ये लेक्चर के अंदर में। अभी फिलहाल आप लोग ये बताइए कि किसके साथ में कोलैबोरेशन के साथ में यहाँ पर ये बेसिकली अपॉइंट किया जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर अपॉइंट करते हैं, पर लेकिन किसकी हेल्प लेकर इसको अपॉइंट किया जाता है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। नीफा वायरस का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा पहले भी। तो जो नीफा या फिर नीपा वायरस भी इसको बोल देते हैं, ये अभी आप लोगों को यहां पर देखने को मिला कि नीपा वायरस से रिलेटेड एंटीबॉडीज यहां पर देखने को मिली, एंटीबॉडीज इससे हेल्प करने के लिए। तो ये अभी हमारी कंट्री में एक गुफा है, एक पर्टिकुलर राज्य के अंदर में एक पर्टिकुलर एरिया है। तो आप लोग राज्य का नाम बता दीजिए, चलिए बस, ठीक है। बाकी तो मैं आप लोगों को जो डिस्कस करूंगा उसमें सारी चीजें बताऊंगा, फिलहाल आप बस राज्य का नाम बता दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातें थी, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे इनको। आइए अब डिस्कस करेंगे एक एक चीज जो कि आप लोग काफी ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। तो टकटकी लगाकर एंजॉय करिएगा लेक्चर को, तभी आप लोग चीजों को और अच्छे से देख पाएंगे। आप यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट डे के बारे में, और डे है यहां पर किसके बारे में, ये हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। एक क्वेश्चन इतना फेमस है जो पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, एस्ट्रॉयड बेल्ट कहां पर पाई जाती है। तो जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है यहां पर, ये तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मार्स है, यानी कि जो लाल ग्रह है और जो जुपिटर है उसके बीच में जो यहां पर ये पत्थर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं छोटे छोटे, तो ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है। किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लेना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डे है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे। तो वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे आखिर क्यों यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसके बारे में अभी बात करूंगा। पहले आप लोग यहां पर एक पिक्चर देखिए, ये है पिक्चर। आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पर क्या गिरा होगा, तो यहाँ पर एक एस्ट्रॉयड गिरा था, और ये जो एस्ट्रॉयड गिरा था इसकी वजह से यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं आसपास में ये ऐसे झुलस गए थे, बिल्कुल ऐसी कहानी इनकी खराब हो गई थी। तो इसकी वजह से ये इंसिडेंट जो हुआ, इसकी वजह से यहाँ पर ये डे जो है इसको रिकॉग्नाइज करता है। ये था साइबेरियन, जो यहाँ पर तुंगुस्का वाला रीजन है। कहाँ पर है ये रीजन लोकेटेड, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कई बार इसको पहले बता चुका हूं, अगर आप लोग थोड़ा लंबे समय से लेक्चर सुन रहे हैं तो जब लास्ट ईयर या फिर उससे लास्ट ईयर या फिर उससे लास्ट ईयर जब से मैं डे डिस्कस कर रहा हूं पहले बता चुका हूं। तो ये आप लोगों को रसिया के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये जो एस्ट्रॉयड गिरा था ये 30 जून 1908 में एस्ट्रॉयड गिरा था, ठीक है। तो यहां पर ये मोस्ट हार्मफुल एक एस्ट्रॉयड था जो हमारी पृथ्वी पर गिरा रिसेंट हिस्ट्री के अंदर में, और जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो 30 जून को ये डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये याद रखेगा, क्वेश्चन भी अगर बन जाए तो इसके बारे में याद रखिएगा, लोकेशन कहां पर है ये पता होना चाहिए, और दूसरा एस्ट्रॉयड बेल्ट कहां पर है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है। तो ये तो छोटी छोटी बातें यार, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, एक एक न्यूज देखेंगे डिटेल में।
जो यहाँ पर ये जो न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और हम लोग बात करेंगे शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पर बात की जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इसके बारे में संविधान में आर्टिकल 324 में यहाँ पर इसको पावर दी गई है कि हमारी कंट्री में अगर कोई भी इलेक्शन होता है, जैसे कि लोकसभा का इलेक्शन होता है या फिर आप लोगों को असेंबली के इलेक्शन होते हैं, राज्यसभा का इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, तो ये सारे इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। बाकी अगर बात करें किसी राज्य के अंदर अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसका भी इलेक्शन जो है इन्हीं के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा जो पंचायती राज सिस्टम है या फिर म्युनिसिपैलिटी है उसके इलेक्शन जो होते हैं वो स्टेट के इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराते हैं। अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में जो सेंटर के इलेक्शन कमीशन इंडिया के द्वारा जब जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराए गए 2019 के, तो उसी का एक एटलस यानी कि उसी का एक खाका तैयार किया गया। 3 मेंबर बॉडी है ये, याद रखिएगा। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज के डेट में श्री सुशील चंद्रा, इसी के साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया श्री राजीव कुमार, और एक और इलेक्शन कमीशन ऑफ जो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो यहाँ पर ये है, इनका नाम है अनूप चंद्रा पांडे। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग ये याद रखिएगा कि हमारी कंट्री की 3 मेंबर बॉडी है, एक चीफ होता है और 2 और मेंबर होते हैं। तो इसके चलते इनके द्वारा इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। अभी हमारी कंट्री में कौन सी लोकसभा चल रही है, तो ये 17वीं लोकसभा है जो कि इलेक्शन हुए थे 2019 में। और हमारी कंट्री में ह्यूमन हिस्ट्री में यानी कि आज तक की इस धरती पर जितनी भी दुनिया है, जितने भी लोग हैं, जितने भी देश हैं, उनको सबको हम लोग काउंट करें तो सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया हमारी कंट्री में वोट में, तो 61.468 यानी कि 61 करोड़ के करीब आप लोगों के द्वारा देखने को मिलेगा इसमें पार्टिसिपेट किया गया। 10 लाख के करीब पोलिंग बूथ बनाए गए अक्रॉस द कंट्री। 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी को कवर किया गया देश के अंदर जहां पर इलेक्शन के लिए बूथ बनाए गए। तो ये इतना बड़ा एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक महाकुंभ बोला जाता है हमारी कंट्री में जब इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, कि इतना बड़ा लार्ज स्केल पर एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर किसी भी कंट्री में फॉलो नहीं किया जाता है जितना हमारी कंट्री में फॉलो किया जाता है। इसलिए कई कंट्री के तो इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारी कंट्री के इलेक्शन कमीशन से आगे क्लास लेते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं कि तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो उसके हम लोग हेडमास्टर रह चुके हैं, तो हमारे इलेक्शन कमीशन यही बोलते हो कि तुम जिस कंट्री में इलेक्शन करा रहे हो ऐसी कंट्री तो हमारे यहाँ राज्य है उसमें से कई सारे निकाल देंगे तुम्हारी जैसी कंट्री तो। ठीक है, तो इतना बड़ी डेमोक्रेसी है हमारी। तो अभी ये जो देखने को मिले हमारी कंट्री में ये इलेक्शन जो है पृथ्वी की हिस्ट्री के सबसे बड़े इलेक्शन आप लोग बोल सकते हैं। इसमें बात करें ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ये यहां पर बात करें 23 स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी है वहां पर जो परसेंटेज जो यहां पर रही वुमेन की, महिलाओं की, वो मोर देन द मेल रही, यानी कि औरतों ने ज्यादा वोटें डाली यहां पर एज कंपेयर टू यहां पर जो पुरुष है, यानी कि महिला के कंपेयर में पुरुष ने ज्यादा वोट डाली। ऐसी स्टेटमेंट बड़ी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में बन जाएगी। एक डिफरेंट फिनोमिनन है, नॉर्मली घर से नहीं निकलने दिया जाता है, कई सारे जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, रूढ़िवादी सोसाइटी है वहां पर लेकिन महिला वोट डालने गई। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेगा जो कि स्टेटमेंट बन सकती है। जनरल इलेक्शन जो अभी देखने को मिले 2019 के, अच्छी बात यहां पर यह कि इसमें लोवेस्ट जेंडर गैप रहा, यानी कि मेल और फीमेल के द्वारा मिलकर वोटिंग की गई, ये एक अच्छी बात देखने को मिलेगी। अगर बात करें हमारी कंट्री में जो इलेक्टोरल रेशियो है, इलेक्टोरल जेंडर रेशियो है, यानी कि मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो पॉजिटिव हो रहा है जब से देखा जाए 1971 से, और चीजें बढ़ रही हैं। 2019 में अगर यहां पर 1000 लोगों के द्वारा वोट डालेगी तो 926 महिलाओं के द्वारा वोट डालेगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा खासा हमारी कंट्री में चीजें जो है वो चलती हुई सामने आ रही है। तो एक मोटा सा इंफॉर्मेशन आप लोग जरूर याद रखेगा। बाकी जो मैंने अभी आप लोग यहां पर बातें बताई हैं, हमारी कंट्री में सबसे जो कम यहां पर पोलिंग बूथ बनाए गए वो बनाए गए अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 365 के करीब पोलिंग बूथ बनाए गए और सब जगह इससे ज्यादा ही ज्यादा पोलिंग बूथ थे हमारी कंट्री में। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी इसके बारे में। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, यहां पर बात की जा रही है डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन एटलस के बारे में। तो हमारी कंट्री में जो प्रकाश जावड़ेकर साहब के अंडर मिनिस्ट्री है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा भी डेटा प्रस्तुत किया गया कि कहां पर हमारी कंट्री में जो लैंड डिग्रेड हो रही है, यानी कि लैंड जो है बेकार हो रही है, और कहां पर उसका डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण हो रहा है। तो इसकी वजह से जो जमीन है वो खेती करने लायक नहीं रहती। और दिक्कत क्या होती है, देखिए पॉपुलेशन तो बढ़ती हुई जा रही है देश के अंदर पर, लेकिन जमीन जो है खाना उगाने लायक कम होती जा रही है। तो आने वाले टाइम पर भुखमरी की चीजें बढ़ सकती हैं, इसलिए इसको रोकने की कोशिश की जाती है ताकि लोगों के लिए प्रॉपर जमीन पर खाना पीना जो भी है वो चीजें उगाई जा सके। अभी ये जो एटलस है ये प्रस्तुत किया गया यहाँ पर स्पेस जो हमारी कंट्री में पब्लिश किया गया, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो के अंदर जो कि अहमदाबाद के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पब्लिश किया गया। एटलस जो है यहाँ पर ये स्टेट वाइज बता रहा है कि कितनी कितनी लैंड जो है वो कहां पर डिग्रेड हुई है 2018 के टाइम से अगर कंपेयर करें। और अगर बात करी जाए इसके द्वारा एक चेंज भी यहाँ पर बताया गया कि 2003-5 से लेकर 2018-19 तक
तक का, यानी कि मोटे मोटे तौर पर ये चीजें याद रख के आप लोग बोले कि पिछले 15 साल में मोटे मोटे तौर पर कहां कहां पर लैंड जो है वो डिग्रेड हुई है हमारी कंट्री में, तो उसका भी एक मोटा मोटा खाका तैयार करके इसके द्वारा बताया गया है। तो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, रिपोर्ट का नाम क्या है, कहां पर ये पब्लिश की गई है और किस तरीके से डेटा को इसमें इकट्ठा किया गया है। तो कोई भी स्टेटमेंट देकर अगर क्वेश्चन पूछे और फिर आप लोग बोलो कि मुझे नहीं पता, तो ये गलत बात हो जाएगी। ठीक है, तो पढ़ाई ये चीजें याद रखना, तो फिर बोलना पता है। ठीक है, क्या बोलोगे, हाँ बिल्कुल पता है। ओके, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये जो न्यूज है ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं, बेसिकली हमारी कंट्री में डिफेंस मिनिस्ट्री की साइड से न्यूज निकल कर आ रही है। अगर आप लोगों को जैसे मैंने अभी ये दिखाया, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हो गया। अब इस नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन को अगर आप लोग कनेक्टिविटी की बात करिए तो हम लोग किसके साथ में कनेक्ट करते हैं, इधर आप लोग म्यांमार देख सकते हैं, तो म्यांमार से होते हुए फिर नीचे आ जाते हैं आसियान कंट्री की साइड में, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, ये सब इधर हम लोग पहुंच जाते हैं। तो इसको कहते हैं कि हम लोग अपना ईस्ट की ओर देख रहे हैं, यानी कि ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया। तो इसलिए हमारी एक पॉलिसी थी जिसको बोलते थे, पहले बोला गया उसे लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी कि ईस्ट की साइड में देखो, यानी कि इधर भी आप लोग व्यापार कर सकते हैं, ऐसा ही नहीं कि इधर ही व्यापार करना है बस। ठीक है, तो लुक ईस्ट पॉलिसी हमारी कंट्री में लाएगी, तो उसके चलते यहां पर काफी लंबे समय से वो लुक ईस्ट चलती रही। अभी फिलहाल उसको एक्ट ईस्ट कर दिया गया है, यानी कि देख बहुत लिया, अब थोड़ा काम कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके चलते अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हमारी कंट्री में जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह साहब, उनके द्वारा 12 ऐसी रोड है हमारी कंट्री में जो कि बॉर्डर एरिया में बनती हैं। और याद रखिएगा, नॉर्मल एरिया में जो रोड बनाई जाती हैं वो बनाई जाती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI जिसको आप लोग बोलते हैं। और यहां पर जो बॉर्डर वाले एरिया में रोड बनाई जाती है वो याद रखिएगा, वो किसके द्वारा बनाई जाती है, वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में ब्रो बोलते हो। तो ब्रो जो आती है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। और जो यहां पर बात करें नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ये आती है किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर में। ठीक है, तो यहां पर राजनाथ सिंह साहब हो गए और मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे किसके अंडर में है ये आप लोग बताना है। ठीक है, अब बात करें यहां पर, तो अभी रिसेंटली यहां पर इनके द्वारा आसाम के अंदर, जो यहां पर आसाम के अंदर बेसिकली ये यहां पर लखीमपुर वाला एरिया है, यहां पर इनके द्वारा इनोग्रेट की गई रोड 20 किलोमीटर लंबी, यहां पर ये डबल लेन रोड है आसाम के अंदर में, जो कि लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिली। ऐसी ही कई सारी रोड जो है इनको यूनियन टेरिटरी अलग अलग, जैसे कि लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी इनके द्वारा इनोग्रेट की गई। आखिर ये काम क्यों कर रहे हैं जब पूछा गया, तो बोला गया कि एक्ट ईस्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए कोशिश की जा रही है ताकि अच्छी कनेक्टिविटी हो सके हमारी जो पर्टिकुलर इस रीजन के साथ में, जो मैंने भी आप लोगों को बताया। यानी कि जैसे कि हम लोग अपना कोशिश करें कि नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार के साथ में, थाईलैंड के साथ में, नीचे भी हम लोग कनेक्टिविटी बना सकें, व्यापार बढ़ सके। अगर रोड बन जाती है तो फिर व्यापार भी स्टार्ट हो जाते हैं। मान लीजिए रोड आसान होगी तो वहां पर फिर अच्छी अच्छी चीजें बनना स्टार्ट हो जाती हैं, एक कनेक्टिविटी बनना स्टार्ट हो जाती है। तो बॉर्डर एरिया में कोई भी डेवलपमेंट अगर चल रहा है तो वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो ये पर्टिकुलर रीजन, इसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी इंफॉर्मेशन। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ये हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहां पर अभी एड्रेस किया गया बेसिकली एक नोट। यहां पर ये 5वां संस्करण था वीवा टेक का। वीवा टेक जो है यहाँ पर एक तरीके का डिजिटल, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आप लोग बोल सकते हैं कि स्टार्टअप को साथ में लाकर एक ऐसा माहौल प्रोवाइड कराना जिसमें कोशिश क्या की जाती है कि ताकि एक अच्छा सा माहौल बना सके और अच्छे स्टार्टअप देश में आ सके। स्टार्टअप क्या होते हैं, जब आप लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं इनिशियल फेज में, उसको नॉर्मली कहते हैं स्टार्टअप, यानी कि आप लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये स्टार्टअप आप लोग बोल सकते हैं। तो 5 पिलर पर काम करने की बात की जाती है। इंडिया में इन्वाइट किया गया हमारी कंट्री में कि आइए काम करिए, टैलेंट के ऊपर, मार्केट के ऊपर, कैपिटल के ऊपर, जो यहां पर इकोसिस्टम के ऊपर, और इसी के साथ में कल्चर और ओपननेस के ऊपर, यानी कि इन सब चीजों में आकर इन्वेस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा फोकस किया गया कि इंडिया के अंदर टैलेंट बहुत है। ठीक है, तो उसको कैसे और स्ट्रेंथ कर सकते हैं। मोबाइल, जो आज की डेट में जो बात करें, मोबाइल फोन जो पेनिट्रेशन है देश के अंदर में, उसको कैसे और अच्छे से लेकर चल सकते हैं। 77.5 मिलियन के करीब हमारी कंट्री में इंटरनेट यूजर है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं। हाईएस्ट और जो चीपेस्ट डेटा कंज्यूम हो हमारी कंट्री में तो कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें, तो काफी एरिया में आकर आप लोग यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारी कंट्री एक यंग ग्रोइंग कंट्री है। अगर आप लोग चाहते हैं पैसा कमाना, तो ये बोला जा रहा है कि इनके द्वारा हमारे देश में अच्छा माहौल है पैसा कमाने का, अगर यहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट करोगे तो। अब थोड़ा सा अगर वीवा के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं, वीवा जो है ये लार्जेस्ट डिजिटल और स्टार्टअप एक इवेंट है जो कि यूरोप में देखने को मिलता है हर साल। तो यहां पर अब की बार फिर यहां पर ये 2016 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया, तो 16, 17, 18, 19, 20, तो अभी हम लोग 2021 में खड़े हुए हैं। तो 21 में अभी इसका 5वां संस्करण अभी आप लोगों को देखने को मिला। ठीक है, तो 5वां संस्करण जो यहां पर है, इसमें हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं उनके द्वारा भी इवेंट को एड्रेस किया गया। तो इसका काम ये रहता है कि कैसे
जो टेक्नोलॉजी के जो एरिया के लोग हैं, ठीक है, स्टार्टअप वाले एरिया हैं, या फिर कोई ऐसे है कि कोई पैनल है कोई पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करने वाला, तो सबको एक साथ लाया जाए और ताकि बिजनेस स्टार्ट कराया जाए। आप लोग बोलेंगे यार बिजनेस पर इतना फोकस क्यों रहता है? देखिए, अगर आप लोग इंडिविजुअल कोई काम करते हैं तो आप लोग अकेले काम करेंगे, ठीक है, आप लोग अकेले काम करेंगे, परिवार को पालेंगे, सही अपनी जिंदगी को एंजॉय करेंगे और फिर चले जाएंगे। पर लेकिन अगर कोई स्टार्टअप स्टार्ट करता है तो अपना तो पेट पालते ही पालता है, अपने साथ में 10-12 लोगों का और पेट पालता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने कोई काम स्टार्ट कर दिया तो 10-12 लोग और कनेक्ट हो जाएंगे उसके साथ में, तो उनको भी सैलरी मिलेगी, उनकी भी जिंदगी चलेगी और कई सारे घरों को जॉब मिलेगी। तो इसलिए स्टार्टअप को बोलते हैं कि स्टार्टअप को सपोर्ट करना चाहिए, स्टार्टअप का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यही बातें यहां पर समझाने की भी कोशिश की जा रही है, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये पर्सनली मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा कि आगे आने वाले टाइम के लिए अपने आप को तैयार करना। तो हमारी कंट्री में कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स तैयार किया जा रहा है कोविड-19 के जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर जैसे कि नर्स वगैरह होगी, डॉक्टर हो गए, उसी तरीके से जो आगे काम करने वाले से पुलिस वगैरह होगी, ठीक है। जब कोविड-19 चला था तो वो भी अच्छे से काम काम कर रहे थे, वहां पर साफ सफाई करने वाले वर्कर हो गए हॉस्पिटल के अंदर, तो ये सारे जो फ्रंट पर काम करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा एक कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया इनके लिए। तो ये जो क्रैश कोर्स चलेगा ये 11 जो 111 यानी कि 111 जो है बेसिकली 111 ये ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है लगभग 26 स्टेट के अंदर। जो 26 स्टेट है उसमें यहां पर बेसिकली तैयार किया जा रहा है स्किल्ड, एक तरीके से जिसको स्किल है यहां पर, और नॉन मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर, यानी कि मेडिकल वाले तो आप लोगों को पता है प्रॉपर कोर्स करके मेडिकल कॉलेज से निकल कर आएंगे, उनमें तो कुछ कर नहीं सकते, पर लेकिन ऐसे लोग जैसे कि होम केयर के बारे में बात करें, ठीक है, बेसिक केयर सपोर्ट प्रोवाइड करें, एडवांस केयर सपोर्ट प्रोवाइड करें, इमरजेंसी केयर सपोर्ट प्रोवाइड करें, एक तरीके सैंपल कलेक्शन का काम करें, ठीक है, इसी के साथ में मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करें। तो ये सारे लोग जो होंगे अगर ये रहेंगे तो यहां पर हम लोग हेल्थ सिस्टम में काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे ताकि हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव कर पाएं। तो स्किल्ड और अप स्किल्ड करनी है, जो ऑलरेडी स्किल है उसको और अच्छी स्किल प्रोवाइड करानी है। तो 1 लाख के करीब ऐसे वॉरियर, ऐसे योद्धा तैयार करने हैं कि कल को अगर कोई कोरोना की जगह टोरोना आ जाए तो उसके साथ में भी हम लोग लड़ सके। तो इसके लिए तैयारी की जा रही है। आप लोग बोलोगे ये तैयारी यहां पर किसके तहत की जाती है? तो हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो कौशल विकास योजना यानी कि स्किल डेवलपमेंट का ये कोर्स है जिसके चलते हमारी कंट्री में और 276 करोड़ रुपए यहां पर इनके द्वारा खर्च करने की बात की जा रही है। तो पर्सनली एक अच्छा लगा मुझे यहां पर कि यहां एडवांस में सोचकर चल रहे हैं, वरना पता चला जब चीजें सर पे आ जाती हैं, जब चीजें स्टार्ट होती है तो उससे फिर दिक्कत होने लगती है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। आगे चलते हैं, यहां पर जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, हमारी कंट्री के साथ में सबसे ज्यादा बॉर्डर टच करता है तो कोई बांग्लादेश करता है। 1971 में इसका जन्म हुआ था और सबसे पहले किसने इसको रिकॉग्नाइज किया था? ये तो पता ही होगा आप लोगों को, बताइए चलिए। और दूसरे नंबर पे किसने रिकॉग्नाइज किया था? बांग्लादेश। अभी अच्छी बात यहां पर यह है कि एक अच्छा खासा डेवलपमेंट कर रहा है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के तरीके से नहीं, जैसे कि उल्टी सीधी हरकतों में ज्यादा इंडल्ज पाए जाते हैं, कभी यहां बम छोड़ दिए, तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पर ज्यादा फोकस नहीं रहता है अच्छी डेवलपमेंट वाली चीजों पर बांग्लादेश क्या कर रहा है? बांग्लादेश ने भी साउथ कोरिया की कंपनी के साथ मिलकर अपनी कंट्री में बोला जा रहा है कि यहां पर इंक्लूड किया जाएगा इंटरनेशनल एक इंस्टीट्यूट जो कि वैक्सीन प्रोडक्शन यानी कि दवाई बनाने का काम करेगा। तो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी यहां पर काम कर रही है काफी लंबे समय से, काफी अच्छा। तो साउथ कोरिया के साथ मिलकर इनके द्वारा वैक्सीन इंस्टीट्यूट इन बांग्लादेश में बात की जा रही है। तो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो है यहां पर उनके द्वारा यह भी बोला गया कि बांग्लादेशी कंपनी जो है जिसका नाम है ग्लोबल बायोटेक, वो खुद भी अपनी वैक्सीन की ट्रायल कर रही है। तो आने वाले टाइम में बांग्लादेशी दवाई भी कोरोना वायरस के लिए मार्केट में आप लोगों को नजर आएगी। देखिए, अगर ढंग से हम लोग जनता को लेकर चले ना, उनको अच्छी एजुकेशन दे, अच्छी हेल्थ के बारे में बात करें, अच्छा उनको माहौल प्रोवाइड करें देश के अंदर, तो काफी अच्छा देखने को मिलेगा। नॉर्मली होता क्या है, अप्रिशिएट करना चाहिए लोगों को। मान लीजिए घर में बच्चे हैं, आप लोगों ने देखा कि बच्चे ने जो काम आप लोगों ने दिया था वो काम पूरा कर लिया, तो उसको अप्रिशिएट करो, वाह शानदार यार तुमने तो, उन्हें कहते हैं कर दिया। तो वो बच्चा आगे से और अच्छे से काम करने की कोशिश करेगा। पर लेकिन अगर हम लोग बोले अच्छा यही काम हुआ तेरे पे, इतना ही होगा, इससे फालतू तेरे बस की कुछ है भी नहीं है, वो सप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में बच्चे को बोलना सिखाते हैं, पहले जब एज होती है बोलना नहीं जानता है वो, और जब बोलना जाने लगता है तो फिर कुछ भी पूछे तो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ऐसा करने लगते हैं। तो वो जो हरकतें की जाती है उसकी वजह से बच्चे का जो विकास है वो रुक जाता है। तो ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो ये जरूरी है कि बच्चे को क्वेश्चन पूछे तो उसको भले ही ये बोल दो कि बच्चे अभी देखो मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैं थोड़े टाइम में आपको देख के बता दूंगा, इसके बारे में सर्च करके बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोग मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ लो, अब गूगल तो मैं हूं नहीं कि मैं सब कुछ मुझे याद है, ठीक है। हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे नहीं पता और आप लोगों को पता हो। अगर आप लोग मुझसे पूछे उसमें कोई डाउट है तो अगर मेरे को डायरेक्ट पता होगा तो डायरेक्ट बताऊंगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं बोलूंगा ठीक है यार देखकर बताता हूं इसको मैं, ठीक है। तो ये कोई इसमें गलत बात नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं पता है, कोई भी सारी चीजें नहीं सीख पाता है यार, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी। अभी इतनी सारी चीजें पढ़ाने के बाद भी हो सकता है कुछ ऐसी चीजें जो मैंने ना पढ़ी हो, ठीक है, और आप लोगों ने पढ़ ली हो कहीं इधर उधर, तो हो सकता है ऐसी चीजें भी, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं कि हर एक इंसान सारी चीजें जानता है। तो बच्चों को कभी भी आप लोग को डिमोटिवेट नहीं करना है, हमेशा अप्रिशिएट करना है उनको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है।
तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओके, तो ये कुछ ऐसी बातें होती हैं, एग्जाम में तो काम आए ना आए पर जिंदगी में जरूर काम आएंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इनको कहते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ओके, आइए, काफी प्यारी ये न्यूज है, यहाँ पर बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज के बारे में और मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों का बन सकता है। बात करेंगे यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है? तो ऑस्ट्रेलिया वाला ये रीजन है जहां पर ग्रेट बैरियर रीफ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये कोरल रीफ नॉर्मली जिनको आप लोग बोलते हैं, काफी लार्ज स्केल पर अभी यहां पर डिग्रेड हो रहे हैं। डिग्रेड होने का मतलब क्या है? नॉर्मली ये ऐसे खिलखिलाते हुए दिखते हैं, पर लेकिन जैसे ही ओशन के अंदर टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, पोल्यूटेड होना स्टार्ट हो जाता है ओशन, तो फिर इनकी खस्तालत होनी स्टार्ट हो जाती है, ये अपना रंग छोड़ने लगते हैं। तो जब रंग छोड़ने लगते हैं, आप लोगों ने एक शब्द सुना है, आप लोगों ने सुना क्या? आप लोगों ने शब्द को मैं बोलूंगा, देखिए आप लोग समझ पाएंगे। देखिए चीजों को कैसे समझा करें, अगर आप लोग ओपन माइंड से चीजें समझेंगे ना तो आप लोग याद रखेंगे। आप लोगों ने वर्ड सुना है ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, मैंने पूछा कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, तो सारे एकदम सदमे में आ जाएंगे, यार कोरल ब्लीचिंग ना कैसी टर्म है, सुनने में कैसी लग रही है, पता नहीं क्या होता होगा। अगर नॉर्मल तरीके से कोरल में इसमें से हटा दूं, कोरल हटा दिया मैंने, मैं ओनली ब्लीचिंग के बारे में बात करूं, ब्लीचिंग सुना है? जैसे आप लोग बार्बर के नाई के पास जाते हैं, ठीक है, उन्होंने कहते हैं ब्लीच कर दे भाई, तो ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है नॉर्मली बोला जाए तो? ब्लीचिंग का मतलब होता है कि कुछ एक तरीके समथिंग व्हाइट, समथिंग लाइट इन कलर, यानी कि मान लीजिए धूल मिट्टी चढ़ी हुई है, उसको साफ करा लेना कुछ केमिकल का यूज करके, ठीक है, तो उसको ब्लीचिंग बोल देते हैं। अब कोरल ब्लीचिंग क्या होगी? तो एक तरीके से जो कोरल रीफ है यहां पर, उनकी ब्लीचिंग होगी। उनकी ब्लीचिंग होगी मतलब क्या हो गया? उनके अंदर का जो कलर है वो फेड अप हो गया। जैसे आप लोग अपना मुंह पे जो मिट्टी वगैरह जो भी धार धब्बे उनको थोड़ा साफ कराने की कोशिश करते हैं, तो व्हाइट करने की कोशिश करते हैं एक तरीके से। तो यहां पर भी जो इनका ये कलर था, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, केमिकल उल्टी सीधी रिएक्शन की वजह से इनका जो ये कलर है ये चेंज हो गया और ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया? कोरल की ब्लीचिंग होगी। अब नहीं बोलोगे कभी, ठीक है? तो भूलना नहीं अब कभी। ओके, तो अभी यहां पर इन कोलर की, इनकी कोलर बोल रहा हूं, कोरल जो है इनकी ब्लीचिंग हो रही है, इन कोरल की जो ब्लीचिंग हो रही है, तो यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज जो कमेटी है उसके बारे में अगर बात करें, उनके द्वारा रिकमेंड किया गया कि तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो बदतमीजी कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया जो है इनके बारे में ध्यान नहीं देगा और ये पृथ्वी के ऊपर काफी बड़ा एक ऐसा एरिया है जहां पर कोरल रीफ देखने को मिलते हैं। समुद्र की हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं और पृथ्वी के एनवायरमेंट के लिए भी अच्छे हैं, पर लेकिन अगर ये खत्म हो जाएंगे तो कुछ मतलब नहीं है। तो इसलिए बोला गया इनको इंडेंजर्ड की लिस्ट में डाल देते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। तो इससे क्या होगा? इंडेंजर्ड की लिस्ट में डाल देंगे तो यहां पर इसको डिस्कस किया जाएगा। ये कुछ ऐसा नहीं कि सैंक्शन लगा दिया, सैंक्शन वैंक्शन नहीं है यहां पर। ये इससे क्या होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर इसके ऊपर अटेंशन आ जाएगी। जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, इंडिया में बैठे हुए हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, ठीक है, तो समझ रहे हो ना आप लोग? तो इसका मतलब इन्होंने रिकॉग्नाइज करा दिया कि हाँ ऐसी कोई चीज चल रही है। तो इसके चलते क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में बातें की जाती है कि हाँ टेम्परेचर बढ़ने से इनकी हालत खराब होने लगती है। और यहां पर अगर बात करें, यहां पर बात करें रीफ 2050 तक का कोरल रीफ इकोसिस्टम जो है वो सफर कर रहा है 3 मेजर जो ब्लीचिंग इवेंट अभी देखने को मिले 2015 से लेके अभी यहां पर ड्यू टू द सीवियर जो मेरीन जो हीट वेव होती है, पानी गर्म हो जाना ना, पानी का गर्म हो जाना, तो इनके ऊपर इंपैक्ट डालने लगता है काफी ज्यादा, जिससे इनकी खस्ता हालत होने लगती है। तो इसी के चलते यहां पर ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड वाला एरिया है यहां पर, ये इसके आसपास वाले रीजन में काफी सारे रीफ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो उसको बेसिकली अगर फिट रखना है, उसको अच्छा रखना है, उनकी हेल्थ अच्छी रखनी है, तो जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो भी कुछ ऐसी हरकतें की जाती है, जैसे कि कोयले का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। कोयले का बहुत बड़ा रिजर्व है ऑस्ट्रेलिया। आप लोगों ने कई बार सुना होगा हमारी कंट्री में अदानी जो ग्रुप है वो ऑस्ट्रेलिया में कोयले में इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं। तो कई सारे इन्वायरमेंट जो प्रमोटर हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्टर हैं, वो इनके बारे में बात भी करते हैं कि इसको छोड़कर हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस देना चाहिए। तो इन्वायरमेंट जो है, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर दबाएंगे कि यार ये क्या चल रहा है, इसको थोड़ा देखो, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया जो है वर्ल्ड में लार्जेस्ट कार्बन, वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है पर कैपिटा। अगर हम बात करें जितने लोग हैं उनके हिसाब से ज्यादा कार्बन डाई रिलीज होती है वहां पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, तो इसकी वजह से भी टेम्परेचर बढ़ता है आसपास वाले रीजन में। तो अगर ऐसे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट क्यों नहीं कम कर रही है इसको? क्योंकि उनको ये लगता है यार अगर हम लोग यहाँ पर पूरा फोकस देकर नहीं चलेंगे तो जॉब क्रिएट कम कर पाएंगे, और जॉब क्रिएट कम होगी तो फिर लोग जो है प्रोटेस्ट करेंगे, लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो इसके चलते हमारी गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो फोसिल फ्यूल जो है इसलिए यूज करते रहते हैं इंडस्ट्री में, कोयला यूज कर लिया, इस तरीके से डीजल पेट्रोल यूज किया जा रहा है दबाकर, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी और फोकस नहीं किया गया। इसके चलते ऑस्ट्रेलिया में जो लास्ट टाइम चेंज किया गया था 2015 में, तब से कोई चेंज ही नहीं किया। इसके बाद में तो आप लोग पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आकर और सारी चीजें चली गई। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 होने वाली है। 26 कहां पर होने वाली है, याद है? नहीं याद है तो लिखिए कमेंट बॉक्स में जाकर।
ऐसी चीजें तो इतनी याद करा दूंगा मैं अगर रेगुलर लेक्चर देखते रहोगे। आप लोग ना आंख बंद करके भी सपनों में ना मैं नजर आऊंगा, ठीक है। एक बच्चा बोला है कि कल सर सपने में पढ़ा रहे थे मुझे आगे, सोते टाइम भी आपका लेक्चर देखते हैं, उठते टाइम भी आपका लेक्चर देखते हैं, तो रात को सपने भी आपके आने लगे हैं। इससे अच्छी क्या बात होगी, सिलेक्शन करने के बाद में फिर कुछ और सपने देखना, ठीक है। जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा है तब तक ये सपने देख लो, फिर इंजॉय करना, फिर जो से सपने तुमको चाहिए वो देखना, ठीक है। ग्रेट जो बैरियर रीफ है इसके बारे में अगर बात करें, मोस्ट एक्सटेंसिव और यहां पर स्पेक्टिकुलर कोरल रीफ सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, शानदार वाला जिसको बोल सकते हैं। इसके अंदर यहां पर लगभग 2900 के करीब इंडिविजुअल रीफ है और इसी के साथ में 900 के करीब आइलैंड है। यहां पर ये आइलैंड मतलब जो द्वीप होते हैं। तो इसके चलते अगर बात करें इस एरिया के अंदर में जो कोरल सी भी आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट कोस्ट के अंदर में, क्वींसलैंड वाले एरिया में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इसको सेलेक्ट किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसके ऊपर और ज्यादा फोकस देने के लिए ये यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि ताकि और ज्यादा इसको रिकॉग्नाइज किया जा सके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गई कुछ आप लोगों के सामने। अब जो बातें मैं कुछ आप लोगों को बताने जा रहा हूं इसमें कुछ साइंटिफिक टर्म आएंगी जो कि एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन बन चुका है और आगे भी बन सकता है। इनिशिएटिव जो है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे हैं, कई सारे इनिशिएटिव है, जैसे इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव है, ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क है कि कहां पर दिक्कत हो रही है। देखो ग्लोबल यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो रीफ अलायंस है इसको रोकने के लिए, इसी के साथ में इसमें काम करने के लिए कोरल रीफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो एक्सेलेरेटर प्लेटफॉर्म है कि देखते रहे कहां पर क्या दिक्कत हो रही है, जहां पर दिक्कत देखे वहीं जाकर गर्दन पकड़ लो उसी देश की कि भाई साहब ये क्या बदतमीजी काट रहे हो, सुधारो इसको वरना दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर हमारी कंट्री में अगर बात करें तो हमारी कंट्री भी पीछे थोड़ी ना है, हमारी छोरी किसी छोरों तक कम थोड़ी। तो हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसके बारे में अगर बात करें, उसके द्वारा कोस्टल जोन स्टडीज के बारे में बात की जाती है। तो इसके तहत क्या करते हैं, ये कोरल रीफ को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। तो ये जो कोरल रीफ को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है हमारी कंट्री में, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसकी हेल्प से अभी रिसेंटली गुजरात के जो डिपार्टमेंट है इसमें के द्वारा इंप्लीमेंट भी किया गया, रिस्टोर भी किया गया। यानी कि जो कोरल रीफ अपना रंग छोड़ चुके थे उनमें रंग भी लाने की कोशिश की गई। तो ये किससे के थ्रू किया गया, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। ये किया गया यहाँ पर बायोरोक के थ्रू। बायोरोक को यहाँ पर मिनरल एक्सक्रिएशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, एक तरीके से इसको मिनरल एक्सक्रिएशन जो टेक्नोलॉजी के नाम दिया जाता है। इसका मतलब क्या है समझिए, इसका मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर इस तरीके कोई एक उन्हें कहते हैं सिस्टम बनाकर ये ओशन के अंदर डाला जाता है। तो इसको यहां पर बेसिकली बायोरोक टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल करंट छोड़ी जाती है पानी के अंदर में, जिसके चलते पानी के अंदर का जो डिसोल्व मिनरल्स है वो यहां पर क्रिस्टल फॉर्म में होने लगता है और वो यहां पर चिपकने लगता है। तो इसके चलते जो कोरल रीफ होते हैं, याद रखिएगा या फिर मैं भूल जाऊं कभी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया पास्ट में। कोरल रीफ जो होता है यहां पर ये CaCO3, ठीक है। तो CaCO3 जिसको व्हाइट लाइम बोलते हैं नॉर्मली अगर आप लोग देखा जाए तो इसका मिलकर बना होता है, ठीक है। तो एक तरीके से इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कार्बन रोक टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से चीजों को लेकर चलती है और क्या है जिस तरीके से इसको चीजों को यूज किया जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट यहां पर याद रखेगा जिसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसको व्हाइट लाइमस्टोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये इसके चलते यहां पर जो रंग है कोरल रीफ का, ठीक है, तो वो रंग यहां पर इनको मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो टेक्नोलॉजिकल टर्म भी यहां पर करके काम हम लोग इनको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कंट्री में नेशनल कोस्टल मिशन जो प्रोग्राम है वो भी कोरल रीफ को सस्टेन करने का काम करते हैं। तो हम किसी से पीछे ना है भाया, हमारे भी अच्छे काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। तो इसके चलते ये अगर कुछ लिखने के लिए अपनी देश के बारे में आए तो आप लोगों को पीछे नहीं रहना है। कोरल रीफ एरिया अगर देश के अंदर कोई पूछ ले, बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, याद रखेगा हमारे देश के अंदर कोरल रीफ कहां पर पाए जाते हैं, तो गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर पाए जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार के अंदर पाए जाते हैं, लक्षद्वीप के अंदर पाए जाते हैं। और लक्षद्वीप तो अभी काफी ज्यादा न्यूज में भी है, तो इसलिए आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकता है। तो यहां पर हमारी कंट्री के कोरल रीफ पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर पूछे कि लार्जेस्ट जो कोरल रीफ एरिया है नॉर्मली कहां देखने को मिलेगा, तो इंडोनेशिया में वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ है। इसके बाद में इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, ये सारे जो एरिया है यहां पर भी आप लोग कोरल रीफ देखने को मिल जाते हैं। और ग्रेटेस्ट अगर बात करें, जैसे कि मैंने अभी बैरियर रीफ के बारे में बात की, तो ये क्वींसलैंड कोस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिल ही गया, तो इसमें तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। तो ये मोटी मोटी इंफॉर्मेशन हो गई। कोरल रीफ के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस तरीके से कोरल रीफ ये इंडिकेटर दिखाता है कि हमारी देश में या फिर आसपास वाले एरिया में कैसा सिस्टम है, तो उसको यहां पर ये प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो बेसिक चीजें हो गई, आगे चलते हैं। तो पूरा आर्टिकल हर एक एंगल से कवर हो गया। अगर क्वेश्चन भी आया एग्जाम में लिखने के लिए, एक इन्वायरमेंट के कुछ बातें आए तो इसको भी यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात की जा रही है नेशनल न्यूज के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक जो यहां पर बेसिकली जो वेट नहीं होता ऐसी मशीन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन बोलते हैं नॉर्मली। तो ये जो मशीन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है, ये तोलने का काम करती है। कुछ भी अगर आप लोगों को तोलना है, नॉर्मली दुकान पर जाते हैं तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि ऐसी तराजू रखे रहते हैं, उस पर कंकड़ पत्थर रखे रहेंगे, बोलेंगे हमारा बाट खो गया है, ठीक है। कोई भी अगर ऐसे सामान बेच रहा है तो उसको बोलो कि
यार ऐसा करो बाट लेकर आओ असली वाला, तब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए तो वो गरीब सेक्शन ही होगा सोसाइटी का, ज्यादा अत्याचार ही मत करने लग जाना। नॉर्मली होता क्या है देखिए, इसकी वजह से दिक्कत ये निकल के आती है कि उसकी वजह से यहाँ पर कई बार आपको भी ट्रस्ट नहीं होता है और सामने वाले का भी नुकसान ही होता रहता है, उसको ज्यादा देना पड़ जाता है कई बार कि कभी कम ना हो जाए। तो अगर हम लोग ऐसी वेटिंग मशीन रखे जो कि इलेक्ट्रॉनिक होगी तो इसको भी फायदा होगा और एक तरीके से एक्यूरेट तुलेगा यहाँ पर, ऐसा नहीं कि ज्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है। तो काफी एक एक्यूरेसी यहाँ पर निकल कर आ जाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सारी राज्य की जो गवर्नमेंट है उनसे पूछा गया है कि आप लोग ना यार ये इलेक्ट्रॉनिक जो वेइंग मशीन है इसको खरीदो और यहाँ पर जितनी भी राशन शॉप है उनके अंदर आप लोगों को ये प्रोवाइड करानी है। तो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस के साथ में कनेक्ट कर चीजों को आप लोगों को यहाँ पर चीजें बेसिकली प्रोवाइड करानी है। तो इसके चलते ये काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर जो है उसके द्वारा अभी फूड सिक्योरिटी असिस्टेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट रूल 2015 उसके अंदर चेंज किया गया। और चेंज ये किया गया ताकि ये मशीन जो है उनको यूज किया जा सके, ताकि इससे सेविंग हो सके, बहुत सारा ऐसे नुकसान हो जाता है। तो फूड सिक्योरिटी और असिस्टेंट टू द स्टेट जो गवर्नमेंट रूल है उसके हिसाब से यहाँ पर एडिशनल मार्जिन मिलेगा फेयर प्राइस ऑफ को डीलर अगर वो यहाँ पर यूज करेगा। फेयर जिसको बोला गया बेसिकली फेयर प्राइस ऑफ डीलर मार्जिन जो देखने को मिलेगा। कॉस्ट ऑफ परचेज, ऑपरेशन और मेंटेनेंस जो है वो भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कई सारी चीजों में ये यहाँ पर कम भी होती नजर आएंगी, वरना तराजू का बाट खो गया, ये हो गया, वो हो गया, और वो सारी चीजें देखने को मिलती रहती है। तो कई सारे फायदे रहेंगे, एग्जैक्ट जो तोलना है उतना ही तोल पाएंगे और जिसको जितना प्रोवाइड कराना है उतना ही प्रोवाइड भी करा पाएंगे। तो बेनिफिट क्या है, एक तो राइट क्वांटिटी जाएगी बेनिफिशियरी को, आपको भी ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, वो भी बात नहीं करेगा कि तुम गलत तोल रहे हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या रहेगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है जिसको हम लोग NFSA बोलते हैं, ये यहाँ पर अच्छे से हम लोग इंप्लीमेंट कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लोगों तक खाना पीना अच्छे से पहुंचा पाएंगे। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी आएगी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, वरना ये बोलते रहते हैं कि यार हमने तो बहुत सारा तो ऐसे अनाज बर्बाद हो गया, हम लोग प्रोवाइड नहीं करा पाए, तो गवर्नमेंट को भी लूटते रहते हैं कई बार, तो वो भी दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट बोलेगी तुमको दी थी तो मशीन, ठीक है। तो इस तरीके से इसी के साथ में जो लीकेज होती है वो भी हम लोग रोक पाएंगे। और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो रहता है बेसिकली आधार कार्ड के कनेक्टिविटी, उनको हम लोग ये प्रोवाइड कराते हैं, तो उसको भी हम लोग अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हो गई यार। एक तो फायदा कितना हो गया देश को, ये देख लो इसी के चलते चलते। तो ये सारे फायदे देखने को मिलेंगे। अब इसी के बहाने से चलिए आ गए हैं इसमें थोड़ा सा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 2013 की न्यूज़ है, अभी 2021 में मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं रेगुलर लेक्चर सुनने के फायदे ये रहते हैं, इस तरीके से आप लोगों को चीजें रेगुलर देखने को मिलती रहती है। तो यहां पर ये 10 सितंबर 2013 में ये पास करके जो गवर्नमेंट गई थी यहाँ पर कांग्रेस, आकर बीजेपी ने इसको ढंग से इंप्लीमेंट किया। फिर तो ये ऑब्जेक्टिव क्या था कि फूड और जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लोगों को प्रोवाइड कराना, ताकि लोग जो है बीमारी से न मरे, अफोर्डेबल खाना मिल सके, कम से कम जिंदगी जी सके, एक डिग्निटी वाली लाइफ जी सके। और अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट के अंदर भी आती है एक डिग्निटी वाली लाइफ। आर्टिकल अगर बात करें 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट है, इसके अंदर जो आर्टिकल 21 करेगा वो राइट टू लाइफ वाली बात करते हैं, तो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी वाली भी बात इसमें की जाती है। तो ये फंडामेंटल राइट भी है, लोगों को कम से कम खाना तो मिले यार, देश के अंदर रह रहे खाना भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अफोर्डेबल खाना प्रोवाइड कराने की बात की जाती है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है और रिसेंटली अभी न्यूज में था, इसके बारे में बात करता हूं। हमारे देश में ये बोला गया कि 75% तो गांव वाला एरिया कवर करें, यानी कि 75% को गांव की आबादी इसको फायदा पहुंच रहा है और 50% शहरों की आबादी को फायदा पहुंच रहा है। ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है इसका टोटल मिलाकर देश की 67% पॉपुलेशन हम लोग कवर कर रहे हैं। यानी कि देश में अगर 100 लोग रहते हैं तो 67 को ये खाना प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि वर्ल्ड में एक सबसे बड़ी स्कीम हो जाती है। अभी नीति आयोग ने ये बोला कि 75 को घटाकर तो 60 करो और यहां पर जो 50 है इसको घटाकर 40 करो, ताकि यहां पर एक सही टारगेटेड लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। कुछ खर्चा काफी ज्यादा हो रहा है, उस खर्चे को भी कम किया जाएगा। तो ये बातें यहां पर की गई। इसके चलते ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, एलिजिबिलिटी कौन यहां पर क्रिएट करता है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन जो किया जाता है यहां पर वो आप लोगों ने देख ही लिया कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत होता है, पर लेकिन जो क्राइटेरिया डिसाइड करता है कि किस किस को ये मिलना चाहिए वो डिसाइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर है। और हाउस होल्ड जो कवर किए जाते हैं यहाँ पर एग्जिस्टिंग जो अन्य योजना उसके तहत यहाँ पर चीजें कवर की जा रही है, तो वो भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में पूछ ले तो इसके बारे में भी आप लोग को बता देता हूं। इंडिया में फूड यानी कि खाने के डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का इजाद किया गया, ताकि लोगों तक खाना पीना पहुंचाया जा सके। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत हमारी कंट्री में कौन सा काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो किसके अंडर में आती है, पीयूष गोयल साहब के अंडर में आती है। इनके द्वारा 1997 में यहां पर अभी अगर बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लॉन्च किया गया था, ताकि टारगेट किया जा सके कौन गरीब है और कौन अमीर है और उनको खाना प्रोवाइड कराया जा सके। तो इसके तहत यहां पर ये काम होता हो आप लोग को नजर आता है, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में और आप लोगों से बात करूं तो आप लोगों को पता है 5 किलोग्राम हमारी कंट्री में अभी जो चीजें हैं वो प्रोवाइड कराने की बात की गई थी। किससे चलते यहां पर 5 किलोग्राम जो है फूड ग्रेन पर पर्सन पर मंथ, ठीक है। 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए का भाव रखा गया
₹3 चावल, ₹1 गेहूं, ₹2 गेहूं और ₹1 जो मोटे अनाज होते हैं चना वना, वो प्रोवाइड कराने की बात की गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। इवन प्रेग्नेंट वुमेन को भी इसमें कवर किया गया, उसको ₹6000 की बात की गई थी प्रेग्नेंट वुमेन को। ठीक है, ताकि जो लैक्टेटिंग मदर है, जो बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं हैं, उनको भी यहां पर फायदा पहुंच सके। ठीक है, तो कई सारी चीजें देखने को मिली यहां पर। इसी के साथ में यहां पर जो मील प्रोवाइड कराया गया अप टू द 14 एज, जो मिड डे मील स्कीम ने, तो उसके तहत भी यहां पर चीजें कवर की गई। तो बहुत सारे सिस्टम आज के इसके साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है पर लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एग्जाम में क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन आना नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी एक काफी प्यारी इंफॉर्मेशन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। इसमें मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं डीलिमिटेशन जो एक्सरसाइज है उसके बारे में। डीलिमिटेशन जो एक्सरसाइज है यहां पर एक तरीके से यानी कि क्राइटेरिया तैयार करना हमारी देश में नॉर्मली, आप लोग पहले समझिए, कुछ बात बताता हूं। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली जोन सा आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट है, क्या उसी एरिया भी आप लोग का पोलिंग स्टेशन होता है, जहां पर आप लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलग है और मेरा जो पोलिंग स्टेशन आता है, जो मेरा पोलिंग बूथ, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पोलिंग बूथ तो अपने एरिया में आ जाएगा आप लोग का, जहां पर भी आप लोग गांव में, शहर में जहां भी रहते हैं, पर लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो दूसरे एरिया में आती है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं देखने को मिलता है कई बार। ठीक है, होता क्या है, पॉपुलेशन के बेस पर जो है डिवाइड किया जाता है कि इतनी पॉपुलेशन की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी और इतनी पॉपुलेशन की दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, पर डिस्ट्रिक्ट तो पॉपुलेशन के बेस पर नहीं डिवाइड कर रखे हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेस पर डिवाइड की जाती है पॉपुलेशन कितनी है, तो जिस राज्य में जितनी पॉपुलेशन है उसकी उतनी ही ज्यादा सीट होगी लोकसभा में। जैसे आप लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सीट है लोकसभा में, कितनी है 80। तो वो क्या हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन जो है हमारी कंट्री में सारे राज्यों में सबसे ज्यादा है, तो उसकी सीट भी सबसे ज्यादा होगी, तो पॉपुलेशन के बेस पर। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये जो पॉपुलेशन के बेस पर कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड की जाती है कि किस एरिया में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये काम करता है डिलिमिटेशन कमीशन। तो जम्मू एंड कश्मीर को भी डिवाइड किया गया अलग से, यहां पर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो उसके अंदर डिलिमिटेशन कमीशन को भी इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। कई सारी पॉलिटिकल पार्टी मिली अभी आकर प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, तो भी आप लोगों ने देखा, तो उसी को आगे लेकर चल रहे हैं। तो यूनियन टेरिटरी जो है अभी यहां पर, उसके चलते यहां पर देखा जाएगा कि कैसे चीजों को प्रोसीजर को आगे लेकर चलना है। ठीक है, तो यहां पर अंडर द सेंटर रूल जो है यहां पर 2018 से इसके अंदर चल रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली क्या किया गया था, ये आज की डेट में जो यूनियन टेरिटरी है वो वहां पर आर्टिकल 370 हटा दिया गया था, स्टेट को यूनियन टेरिटरी कन्वर्ट कर दिया गया। तो डीलिमिटेशन कमीशन की जो मैंने भी बातें बताई वो ये काम करेगा। कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करता है असेंबली के अंदर, यानी कि राज्य के अंदर जो होती है विधान परिषद, लोकसभा के अंदर जो सीट होती है, यानी कि जहां पर भी हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोले एक तरीके से वोटिंग होनी है, तो वहां पर लेजिस्लेटिव जो बेसिकली बॉडी है जहां पर बनानी है, जैसे चीफ मिनिस्टर हो गए या ठीक है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक और सांसद जहां पर चुने जाते हैं, तो वहां पर डिलिमिटेशन कमीशन इंप्लीमेंट होगा। ये जो कैरी किया जाता है यहां पर हाई पावर्ड जो पैनल होता है डिलिमिटेशन कमीशन, उसमें कई सारे लोग रहते हैं, वो यहां पर इसको डिसाइड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी जो रहती है वो पॉपुलेशन के बेस पर रहती है। जो रिसेंटली अभी कोई सेंसस आया, जनगणना आई, जैसे कि अभी आगे जो चीजें की जाएंगी वो 2021 का जो सेंसस आएगा, इनके जनगणना आएगी, उसके हिसाब से चीजों को डिसाइड किया जाएगा। तो अगर इसके बारे में कुछ बातें करें तो आज की डेट में जो नंबर ऑफ सीट जो है वो कई सारे राज्य में आप लोगों को बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है। जिस राज्य की पॉपुलेशन नहीं बढ़ी है उसके अंदर सीट नहीं बढ़ेगी, जिसकी बढ़ी है उसके अंदर बढ़ेगी। घट सकती है क्या किसी की? देखिए ये पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है? रीजन यहां पर यह कि क्योंकि अगर किसी भी राज्य के अंदर पता चला बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, ठीक है, तो पता चला पॉपुलेशन कम होगी तो ही घटेगी। तो पॉपुलेशन तो घट नहीं रही है, बढ़ी रही है, तो इसलिए सीट जो है वो घटेंगी नहीं, बढ़ेंगी। और यहां पर प्रोविजन ये भी है संविधान के अंदर कि आप लोग क्या करें, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो रिजर्व रखनी है वो सीट, वो भी डिलिमिटेशन कमीशन उसको भी ध्यान में रखकर चलेगा। ऐसा नहीं है कि इस चीज को भूल जाएगा। बाकायदा इसके बारे में संविधान में चीजें मेंशन कर रखी है, तो इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है। संविधान क्या बोलते हैं यहां पर? ये संविधान ये बोलता है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इक्वल सेगमेंट को, यानी कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर कोई बैठा हुआ है, वो ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश से कोई निकल कर आ रहा है तो वो ज्यादा जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है और गोवा से निकल कर आ रहा है तो कम जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं, जनता एक ही रहेगी, उतनी ही जनता को वो रिप्रेजेंट करेगा और इतनी को ही दूसरा रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना। आर्टिकल 82 यानी कि जो 82 आर्टिकल है यहां पर, वो पार्लियामेंट के द्वारा डिलिमिटेशन एक्ट के बारे में बात करता है आफ्टर एवरी सेंसस, यानी कि हर जनगणना के बाद में। आर्टिकल 170 जो है यहां पर ये स्टेट को डिवाइड करता है उसकी टेरिटरी में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में, डिलिमिटेशन के बाद में एवरी सेंसस के, यानी कि तो सेंटर के बारे में बात करता है पार्लियामेंट के इलेक्शन के, और ये स्टेट के इलेक्शन के बारे में बात करता है। अगर बात करें फर्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हमारी कंट्री में 1950-51 में देखने को मिली, तो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट आया 1952 में, और तब से लेकर हमारी कंट्री में कई बार ये डिलिमिटेशन कमीशन आ चुके हैं, जैसे कि 1952, 1963, 1973, 1973, 2002, ठीक है। इसके बाद में
जो एक्ट रहे इसी के हिसाब से इनको इंप्लीमेंट किया गया, ये इसके एक्ट भी हैं फिर उसी के हिसाब से जैसे जैसे यहां पर ये आए, ठीक है। तो ये भी कंफ्यूज नहीं होना है। आफ्टर दैट यहां पर अगर बात करें, नो लिमिटेशन डिलिमिटेशन कमीशन 1981 और 1991 सेंसस में, ये लगने लगा यार हर बार कितना चेंज करेंगे, अब थोड़ा रुक जाते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से काफी लंबे समय से अब चेंज नहीं किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछा था, डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इसी के साथ में कोलैबोरेट करते हैं इसके साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इनके द्वारा ये काम किया जाता है। बड़ी ही प्यारी एक क्वेश्चन बन जाएगा जरा सी देर में, फिर बोलोगे क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, ठीक है। थोड़ा सा भी याद रखोगे तो क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। कमीशन के अंदर कौन कंपोजिशन होती है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन रहते हैं, ठीक है, इसी के साथ में रिस्पेक्टिव स्टेट के इलेक्शन कमीशन रहते हैं, तो ये मिलकर काम करते हैं। तो अपॉइंट तो करते हैं प्रेसिडेंट पर, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में बात कर अपॉइंट करते हैं, ये नहीं कि अपनी मर्जी से अपॉइंट कर देंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट हो सकता है उनको इलेक्शन की ज्यादा जानकारी ना हो प्रेसिडेंट को, कि हाँ पता चला प्रेसिडेंट का एरिया कुछ और है, ठीक है, तो हो सकता है कि उनको इन्फॉर्मेशन ना हो जाए इन चीजों के बारे में। तो इलेक्शन इसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस के बारे में बात करते हैं तो प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो वहां पर आर्टिकल 143 आ जाता है, क्योंकि उनको थोड़ा ना पता है कि जस्टिस से रिलेटेड सारे मैटर के बारे में क्या क्या चीजें हैं, तो इसलिए यहां पर ये अलग अलग प्रोविजन रहते हैं ताकि उनको उसके बारे में एक तरीके से बताया जा सके ऐसी ऐसी चीजें हैं यहां पर ये, ठीक है, उनको एक्सप्लेन किया सके, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर ही सारे काम होते हैं। तो पता चला भांडा तो उनके नाम पर फोड़ा जा रहा है और उनको पता भी नहीं है कि क्या चल रहा है देश के अंदर, ठीक है। तो इसी तरीके से ऐसे उन्होंने 1975 से 77 में इमरजेंसी लग गई देश के अंदर और प्रेसिडेंट को पता भी नहीं है कि उनके द्वारा इमरजेंसी लगा दी गई है ठीक है। तो वो वाली दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो कांग्रेस के टाइम पर हरकतें की गई थी, जो कि काफी एक गलत टाइम था हिस्ट्री के अंदर में, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो प्रेसिडेंट के नाम पर काम किया जा रहा है तो प्रेसिडेंट को बताओ भी यार, ठीक है, ये नहीं कि छुपे छुपे काम कर लिए। आगे चलते हैं, यहां पर बात करेंगे ये चमगादड़ के बारे में। चमगादड़ आप लोगों ने देखा है कभी रियलिटी में कैसा दिखता है, ठीक है, किस किस ने देखा है चमगादड़ बताइए। अभी बात करेंगे नीफा वायरस के बारे में। तो नीफा वायरस जो बैट यानी कि चमगादड़ से माना जाता है इसको, तो यहां पर बोला गया कि इन रिसेंट सर्वे, अभी एक सर्वे कराया गया यहां पर, एक तरीका सर्वेक्षण आप लोग बोल सकते हैं हिंदी में, जिसमें यहां पर नीफा वायरस जिसको NIV बोलते हैं वो देखने को मिला कि अभी महाबलेश्वर, कहां पर है महाबलेश्वर, आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये हिल स्टेशन महाराष्ट्र के अंदर में। तो यहां पर एक गुफा के अंदर से यहां पर एक ऐसा, ये बेसिकली ऐसा कुछ चीजें प्रेजेंट की गई इसके अंदर एंटीबॉडी है नीफा वायरस के लिए, यानी कि जैसे अभी आप लोग कोरोना वायरस की दवाई ले रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, आप लोगों की बॉडी में एंटीबॉडी क्रिएट हो रही है, तो उससे आप लोगों की बॉडी जो है वो वायरस के साथ में लड़ पा रही है। ऐसे ही यहां पर एंटीबॉडी मिली है यहां पर ये इसके अंदर बैट के अंदर, जो कि नीफा वायरस के साथ में लड़ सके, तो ये तो आगे चलकर दवाई का काम करेगा, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो अभी अगर बात करिए स्टडी किसके द्वारा की गई, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जिसको ICMR बोलते हैं, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, कहां पर है लोकेटेड, ये पुणे के अंदर लोकेटेड है। तो इनकी टीम के द्वारा कॉमन की जो इंडियन बैट कॉमन है उनके अंदर ये चीजें आइडेंटिफाई की गई। तो ये वो बैट है जो कि यहां पर क्या करते हैं, ये पेड़ पौधे फूल पत्तियां खाते हैं, तो वो वाले चमगादड़ हैं यहाँ, ठीक है। तो अगर कोई आप लोग फ्रूट खाते हैं बाहर से कहीं से लेके आते हैं, जंगल में खेतों में जाते हैं, वहां से कोई फ्रूट खाते हैं, पहले आप लोगों ने सुना ना कि तोता कटा हुआ अमरूद लेके आना, ठीक है, कि हाँ तोते ने काटा है मीठा होगा, तो वो वाली चीजें छोड़ दो। अब तोते ने काटा है, पता चला वायरस निकल रहा है उससे और जूनोटिक बीमारी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी अगर कुछ भी सामान लेकर आते हैं तो कोशिश करो जो छीलने वाली है उसको प्रॉपर धुल के, या बिना छीलने वाली है उसको भी प्रॉपर धुल के अच्छे से साफ करके उसको थोड़े टाइम रख के उसके बाद में खाया करो, क्योंकि अब वो दिन चले गए, हम लोगों ने इतनी हरकतें कर दी है, इन्वायरमेंट पर इतना नुकसान कर दिया, इतना प्रेशर डाल दिया कि अलग अलग तरीके के वायरस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आने वाले टाइम में खतरनाक ही चीजें होने वाली है, कोरोना वायरस कहीं नहीं जाने वाले, जिंदगी में ही रहने वाला है। दवाइयां आ सकती हैं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं, पर लेकिन चीजें चेंज नहीं होने वाली है। तो यहां पर जो नीफा वायरस है उसके चलते बहुत एक तो एंटीबॉडी आप लोगों को देखने को मिलेगी, यहां पर बहुत NIV जो RNA है, यानी कि इसके अंदर आप लोगों को सैंपल डिटेक्ट किए गए हैं, जिस तरीके से प्रीवियस आउटब्रेक किया था जो यहां से कलेक्ट किए गए थे ना चीजें, तो उसी को आगे लेकर अब चला जा रहा है। तो नीफा वायरस जो है वो एक जूनोटिक बीमारी है, जूनोटिक बीमारी जो जानवरों से इंसानों में फैलती है उसको जूनोटिक बीमारी बोलते हैं। तो बोला गया चमगद्दड़ से निकल कर ये आई है, चमगिदड़, ठीक है। यहां पर नीफा वायरस जो है एक तरीके से नीफा वायरस, इसको इंसेफेलाइटिस जो बेसिकली बोला गया, नीफा वायरस इंसेफेलाइटिस, तो RNA जिसको राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं आप लोग, तो उससे रिलेटेड एक और वायरस है जिसको बोला है हेंड्रा वायरस। तो हेंड्रा वायरस भी अभी कई बार न्यूज में देखने को मिलता है, याद रखना इसके बारे में। हेंड्रा वायरस जो है ये एक रेयर तरीके का जूनोटिक बीमारी है, जूनोटिक मतलब जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है, जो कि नॉर्मली देखी जाती है हॉर्स यानी कि जो घोड़े होते हैं तो उनसे और इंसानों को इन्फेक्ट करती हुई नजर आती है। तो ये भी एक फेटल डिजीज है, इसके होने से भी इंसान की डेथ हो सकती है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारी आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी, इसलिए बोलता हूं एक्सरसाइज कर लिया करो, पानी वानी अच्छे से पी लिया करो, जिंदगी में अगर जिंदगी थोड़ी जीकर यहां से जाना है, ठीक है, वरना बहुत बड़े जाल ऑलरेडी बिछा जा चुके हैं।
हमारे द्वारा ऐसी हरकतें करके। मलेशिया और सिंगापुर के अंदर यहां पर 1998 और 1999 में फर्स्ट आउटब्रेक इसका देखने को मिला। ट्रांसमिशन के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो यहां पर बेसिकली अगर मान लीजिए यूरिन कर दिया चमगादड़ ने, आपने कोई अमरूद खाया, कोई आम खाया, उसके ऊपर चमगादड़ ने पेशाब कर रखा है, ठीक है, चमगादड़ ने कोई भी ऐसा उसके ऊपर लार टपका रखी है, उसके ऊपर बैठा था पूरी रात, और जैसे नहीं सोते सोते आधोगे जो मुंह से थूक निकलने लगता है, पता चला सोते सोते उसके मुंह से थूक निकलने लगा और वो उस पर फ्रूट पे लग गया, ठीक है, और आप लोगों ने धोया नहीं और आप लोगों ने दबा के खाया उसको, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर पता चला फिर हो गया वही जो मैंने बोल रहा है निफा वायरस, ठीक है। तो इसलिए कोई भी चीजें लेकर आने तो साफ करके खाना है उसको, ठीक है, तो तभी चीजें रहेंगी। तो कोई भी किसी भी तरह का फ्लूइड अगर उसके अंदर लगा है तो उसको साफ कर लेना अच्छे से। अगर बात करें यहां पर बात करें तो ये जो करंटली प्रिवेंशन की बीमारी है, ये ऐसा नहीं है इसका कोई इलाज है अब तक, कोई प्रॉपर वे में देखा जाए तो नो मेडिसिन, अब तक कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है। तो यहां पर बात करें ह्यूमन और एनिमल के लिए भी कोई वैक्सीन नहीं है अभी यहां पर, और इससे बस क्या किया जाता है, एक इंटेंसिव सपोर्टिव एक यूनिट देकर आप लोग अगर किसी को बीमारी होती है तो उसको बचाया जा सकता है, यानी कि एक तरीके से केयर, बात नहीं करते प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वो वाला काम किया जा सकता है। इसके अलावा कोई इसका सॉल्यूशन लग नहीं रहा है कि कोई जुगाड़ किया जाएगा, ठीक है। तो ये बातें हैं जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं, कंफ्यूजन में नहीं आना है। तो ये था टोटल डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। जल्दी जल्दी एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया विद इन मिनट, इसके बाद में फिर क्वेश्चन होंगे। तो इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना, एस्ट्रॉइड बेल्ट कहां पर है, और ये भी एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात की, तो याद रखना कंफ्यूजन में नहीं आना है। अरे यार एक और डे रह गया छोटा सा, इसको भी देख लो, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म, ठीक है। तो ये बेसिकली 30 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें जो पार्लियामेंट होती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, जहां पर चीजें सिस्टम ढंग से गवर्नमेंट चल रही है, कैसे उसको इंप्रूव कर रहे हैं, तो उसके बारे में बेसिकली सपोर्ट करने की कोशिश की जाती है। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं था, पर हाँ पीपीटी में डाल दिया था, मैंने कहा बता दूंगा, पता तो रहना चाहिए कम से कम क्या चल रहा है, एग्जाम में आए ना आए आपको पता होना चाहिए देश के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट न्यूज जानी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो यहाँ पर अभी प्रस्तुत किया गया जनरल इलेक्शन एटलस, वो समझा डिटेल में, काफी समझा हम लोगों ने। इसी के साथ में डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन के बारे में कुछ बातें जानी, डिटेल में क्या क्या हो रहा है, ये वीवा क्या है इसके बारे में समझा प्रॉपर वे में। इसके साथ में हम लोगों ने कस्टमाइज जो यहाँ पर क्रैश कोर्स के बारे में बात की कोविड-19 से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बांग्लादेश के बारे में बात की, दवाइयां बनाने की बात करें तो क्वेश्चन अगर पूछ ले जाए एग्जाम में तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक यहाँ पर ये भी न्यूज थी जिसमें हम लोगों ने बात की रोड डेवलपमेंट वगैरह के बारे में, ठीक है, हमारे देश में जो बेसिकली काम नहीं कर रहा है ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके बारे में हम लोगों ने कई सारी बातें जानी। काफी डिटेल में मैंने आप लोगों से बात की कोरल रीफ के बारे में, तो इंटरनेशनल न्यूज में कई सारी जो मैप बेस्ड भी न्यूज़ें बताई, तो याद रखना, और ये जरूर याद रख लेना, भूलना मत इसको, जिसको बायो रॉक बोला गया है, यानी कि आर्टिफिशियल तरीका है कोरल रीफ को डेवलप करने का, ठीक है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको व्हाइट लाइम्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट नेशनल न्यूज के बारे में बात करें, काफी डिटेल में देखा हम लोगों ने यहाँ पर किस तरीके से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है। नेक्स्ट हम लोगों ने फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में हम लोगों ने बात की डिटेल में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सारी चीजें समझी, तो लिखने के लिए भी आ जाए तो कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में कई सारी बातें हम लोगों ने जानी, कहां पर क्या क्या चीजें, कौन कौन से आर्टिकल इससे रिलेटेड है और अभी कहां पर आ रहा है, किसकी वजह से ये न्यूज में है, ठीक है। हेल्थ के बारे में निफा वायरस के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात की, तो निफा वायरस के साथ में एक और वायरस का नाम मैंने डिस्कस किया आप लोगों से, याद रखना, तो वो भी आप लोग याद रख सकते हैं, क्या है इसका नाम, हैंड्रा वायरस, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखना, कंफ्यूजन में नहीं आना है। तो ये था टोटल डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो यहां पर अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन इनको अटेम्प्ट कीजिए। जनरल इलेक्शन 2019 एटलस किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, कौन से नंबर के इलेक्शन थे हमारी कंट्री के, किसके द्वारा ज्यादा वोट डाली गई, मेल या फीमेल के द्वारा, ये बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि लैंड डिग्रेडेशन के बारे में बात कर रही है उसको रोकने की, कौन सा एडिशन है वीवा का, और यहां पर अभी बात करें तो ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, यूरोप के अंदर, ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा इसका आंसर ही दे देता मैंने, ओके, इसका कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछा था क्या मैंने इसका, वीवा लार्जेस्ट डिजिटल स्टार्टअप, अच्छा क्वेश्चन नहीं बना था इसका, आंसर ही हो गया था पूरा क्वेश्चन था वैसे अलग से एक, ठीक है यूरोप बेसिकली मुझे हटाना था यहाँ से कि यूरोप और पेरिस के अंदर ही हटाना था, कहाँ पर होता है, ठीक है। चलिए जब रिवीजन करेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को चीज़ देखने को मिल जाएगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में बात की जा रही है, तो इनके द्वारा अभी यहाँ पर जो कस्टमाइज क्रैश कोर्स जो है वो किस प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया फ्रंटलाइन वर्कर के लिए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन सा रीजन है जिसको आइडेंटिफाई करने की बात की जा रही है, इंडेंजर्ड जोन के अंदर में। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, डिलिमिटेशन कमीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ में किसके साथ में मिलकर इंप्लीमेंट किया जाता है। निफा वायरस से रिलेटेड बात की तो हम लोगों ने ये कहां पर इससे रिलेटेड एंटीबॉडी अभी देखने को मिली, तो क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं, क्वेश्चन बन जाए तो थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिएगा। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा एमओयू साइन किया गया कोऑपरेशन के लिए, जिसमें डेवलप किया जाएगा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। इंपोर्टेंट यहां पर ये भी था जो मैंने बताया था आप लोगों को, कहां पर ये बेसिकली डेवलप किया जा रहा है, हिस्टोरिकल चीज थी, याद रखना।
कौन सा, ये देखो क्या कर दिया, आईआईटी बॉम्बे लिखना था यहाँ पर, आईआईटी बेसिकली हटा दिया, बॉम्बे बॉम्बे रहने दिया तो ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा अभी यहाँ पर हमारी कंट्री का लीडिंग इंस्टीट्यूशन है। जब ब्रिक यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, नेटवर्क यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो इसके बारे में हल्का सा याद रखेगा। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर मिनिस्ट्री के बारे में, तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहाँ पर आदि प्रशिक्षण पोर्टल बनाया गया, ये आप लोग को बताना है। कौन सा ऐप है जो यहाँ पर बेसिकली कोर्स के बारे में बात करता है, जिससे चलते यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन देता है कि लाइटनिंग यानी कि बिजली कड़कना, ऑल ओवर इंडिया के बारे में बात करें तो बिजली कड़कने के बारे में यहाँ पर बात करता है। तो ये कौन सा ऐप बताएगा ताकि लोग जो है अपने आप को सुरक्षित कर सकें। 20 से 40 किलोमीटर के रेंज में आप लोगों को ये रेंज बताएगा। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जो यहाँ पर किसी को कितना आप लोग हेल्प करते हो, यानी कि एक तरीके से ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप लोगों का मन कर रहा है किसी की हेल्प करने के लिए, तो उसके ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन सा देश ऐसा है जहां पर अच्छी खासी लोगों की हेल्प की जाती है, तो उसके लिए यहाँ पर ये डेटा प्रस्तुत करता है। तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा। इंडिया की रैंक कितनी है ये आप लोगों से पूछी गई थी। चैरिटेबल यानी कि दान धर्म जो किया जाता है हमारी कंट्री में कितने % इंडियन के द्वारा किया जाता है, और बाकी का जो ये उनके साथ में जिनको जानते भी नहीं है उनकी हेल्प कर देते हैं। और डोनेट कितना मनी करते हैं, मान लीजिए कोई डोनेशन मांगे तो कितने लोग जो है वो डोनेशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसका एक एनालिसिस किया गया। सुसाइड वर्ल्ड वाइड 2019 किसके द्वारा पब्लिश की गई ये रिपोर्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो यहां पर जो प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात की जाए अगर यहां पर, तो ये कौन से गोल के अंदर आती है, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो कब तक इसको खत्म करने की बात की जा रही है फिलहाल ये आप लोग बताइए। कौन सा आर्टिकल है जो यहां पर बात करता है एक तरीके से बेसिकली जियोपैडी के बारे में, एक तरीके से किसी पर्टिकुलर इंसान को एक बार अगर सजा मिल चुके हैं उसी क्राइम के लिए उसको दूसरी बार सजा नहीं देनी है, तो डबल उसको मतलब सजा नहीं मिलनी, ऐसा बोल सकते हैं। तो कौन सा आर्टिकल बोलते हैं, कौन सा प्रोजेक्ट है यहाँ पर, इसका नाम आप लोगों को बताना है, जो कि यहाँ पर बात करता है यहाँ पर बेसिकली बात करता है मैनेजमेंट ऑफ सिकल सेल डिजीज के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर कौन से राज्य में अभी यहाँ पर इनको कंट्रोल करने की बात की जा रही है। ज्वाइंट एक्सरसाइज यहाँ पर इंदिरा का बारे में बात की जा रही है, तो ये जो इंदिरा है ये किस किस देश के बीच में आप लोगों को देखने को मिलती है ये आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन थे, इनके आंसर देख लीजिए एक बार। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है यहाँ पर, और ये लोथल गुजरात के अंदर जो कि हिस्टोरिकल साइट भी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में लोथल के बारे में पढ़ा होगा ना। आईआईटी बॉम्बे हो गया यहाँ पर जिसके बारे में बात की। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल यहाँ पर काम कर रही है। दामिनी ऐप है जो बिजली कड़कने के बारे में बात करता है। तो सनी देओल की दामिनी मुनि थे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ठीक है। पहली तारीख को जड़ा साहब के पेट में दर्द हो गया, आपने फिर से तारीख दे दी तो वही वाली मूवी, ठीक है। तो वर्ल्ड जो गिविंग इंडेक्स है तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो चैरिटी और एड फाउंडेशन यहाँ पर काम करती है। 14th हमारी कंट्री की रैंक है। 61% लोग हमारे ऐसी कंट्री के देश के इतने दिल खुले आदमी हैं कि किसी की भी हेल्प कर देते हैं। 36% लोग ऐसे हैं कि पैसा भी मांगा जाए अगर 100 लोगों से तो 36 लोग वहां पर डोनेट भी कर देते हैं। बोलना कि किसी की हेल्प करनी है, अगर हमको किसी को एक दिक्कत में आ रखा है तो मैं बोलूं तो 100 बच्चों में से जो अगर बालक है 36 बच्चे यहां पर हेल्प करने के लिए आगे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बोला गया। तो काफी अच्छा है हमारा देश इस मैटर में। तो 14वीं रैंक है। सुसाइड वर्ल्ड वाइड 2019 ये है वर्ल्ड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तुत की गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में याद रखिएगा 2030 तक कवर करने की बात की जा रही है। तो यहां पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, तो हेल्थ से रिलेटेड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो कौन सा बताइए। आर्टिकल 20 यहां पर बात करता है बेसिकली कि डबल पनिशमेंट नहीं देना है पर्टिकुलर पर्सन को, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम है यहाँ पर उन्मुक्त प्रोजेक्ट है, जो कि यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर सिकल सेल जो डिजीज है, यहाँ पर ये सिकल सेल जो डिजीज जो यहाँ पर इसको कंट्रोल करने की बात करता है छत्तीसगढ़ और बेसिकली झारखंड के अंदर, ठीक है। तो 2 एरिया है यहाँ पर। ये इंदिरा के बारे में याद रखिएगा, ये इंडिया और रशिया के बीच में एक ट्राई सर्विस यानी कि तीनों मिलिट्री एयरफोर्स आर्मी की एक्सरसाइज है, जो कि पूछ ले जाए तो कंफ्यूज मत होना। तो कैसा रहा आज का डिस्कशन, बताइए आप लोग कैसा फीडबैक आप लोग देंगे इस लेक्चर को, आप लोग की क्या राय है इसके बारे में जरूर बताना। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, जिससे चलते आप लोग चीजों को एंजॉय कर सकें, ठीक है। बाकी अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए ताकि कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। और अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लोगों ने जो भी पढ़ा हो किसी और को भी पढ़ा सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। इससे अपना परिवार जो है और ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा लोगों तक अच्छी चीजें पहुंचेगी, नहीं खुशियां बांटने से बढ़ती है। तो एंजॉय कीजिए और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।